गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनकी यात्रा में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सहित अन्य दलों के हिंदू साथ हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी की यात्रा रोकने पर भी तंज कसा। गिरिराज सिंह की यात्रा पर आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने एक साथ निशाना साधा। मंत्री गिरिराज सिंह जी, आपको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके पास कोई डेटा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ की खेती करते हैं। बेगूसराय जहां से आप सांसद हैं, 37% वोट मिले थे आपको, बाकी 63% जो हिंदू का वोट था कहां गया, क्यों नहीं मिला आपको? अगर गिरिराज सिंह जी की यात्रा में सभी हिंदू शामिल हो रहे हैं तो भाजपा के नेता क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, उनके नेता क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मुसलमान हो गए हैं? क्या उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डीएस सिन्हा जी मुसलमान हो गए हैं? इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है यात्रा निकालने का, लेकिन जहां तक सवाल माननीय गिरिराज सिंह जी का है तो उनके दल के तो प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इस यात्रा से किनारा कर लिया उन्होंने, तो दूसरे दल के लोग कैसे उसमें शामिल हों? इसमें निश्चित रूप से हिंदुओं को और जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोग प्रभाव बनाते जा रहे हैं, तरह तरह का न्यूसेंस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हिंदू जागरण यात्रा जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम गिरिराज जी को बधाई देते हैं कि वो शुरुआत किए हैं। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल से भी गुजरेगी। गिरिराज सिंह कल कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और किशनगंज में यात्रा करेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सीमांचल का सौहार्द बिगाड़ने आ रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता में दरार नहीं पड़ने वाली है। गिरिराज का जो मामला है वो इस इलाके में आए हैं, पहले भी आए थे, तो सीमांचल में आकर दाढ़ी, टोपी और मस्जिद के मीनारों को देखकर उसे पाकिस्तान लग रहा था। उनके जुमले उन्मादी हैं, वो सौहार्द को बिगाड़ने वाले आदमी हैं और वो केंद्र के एक जिम्मेदार मंत्री होकर अपने ओहदे का पासो ख्याल कभी नहीं रखते। इस वक्त जो आ रहे हैं वो 400 का सपना जो उनका चकनाचूर हुआ है, फिर से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत फैलाने की नाकाम कोशिश है। और इधर सिवान, छपरा और गोपालगंज में लगातार जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की जान जा रही है। सिवान में अब तक कुल 28, छपरा में कुल 12 लोगों की जान जा चुकी है। गोपालगंज में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल मिलाकर अब तक 30 लोग इलाजरत हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लोगों से सचेत रहने की अपील की जा रही है। सभी माझावासी ध्यान से सुनिए। सभी माझावासियों को सूचित करते हुए हिदायत दिया जाता है कि जिले में जहरीली शराब आने की सूचना और आशंका है। बिहार में जहरीली शराब से मौत ने एक बार फिर से शराबबंदी और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी ओर मौत की घटनाओं के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोपालगंज से छपरा और सीवान तक छापेमारी जारी है। गोपालगंज में एसआईटी की टीम ने 140 जगहों पर रेड की, तो सीवान में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। लगातार मौत का आंकड़ा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संबंधित जिले का बॉर्डरिंग जो इलाका है वहां सिवान जिले में सभी जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं कई लोग हिरासत में लेकर सिवान पुलिस पूछताछ कर रही है। भले ही लगातार होती मौतों के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई हो, लेकिन मौतों का सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सीवान, छपरा और गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीवान में शुक्रवार दोपहर तक कुल मिलाकर 28, छपरा में कुल मिलाकर 12, गोपालगंज में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग इलाजरत हैं। सबसे खराब स्थिति सीवान में है। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 28 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 9 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो आज सुबह तक मौत का आंकड़ा 20 था, वो बढ़कर 28 हो गया है। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सवाल यही है कि आज जिस ढंग से पुलिस कार्रवाई कर रही है, पहले इतनी तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? काश कि पुलिस पहले शराब माफियाओं पर नकेल कस ली होती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती।
न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह, छपरा से संतोष गुप्ता, गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर शराब कांड पर सियासत भी जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार में शराबबंदी से हुई मौत को हत्या करार दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शराबबंदी कानून तभी सफल हो सकती है जब लोगों का सहयोग मिलेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि शराबबंदी से हो रही मौत के बाद भी सीएम खामोश क्यों हैं? तो कांग्रेस ने भी सीएम नीतीश पर हमला बोला है। देखिए, बिहार में सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुका है और क्या मालूम है कि नीतीश कुमार जी इस तरीके से खामोश बैठे हुए हैं। यही वो नीतीश कुमार हैं जो रेलवे का दुर्घटना हुआ था तो इस्तीफा दे दिए। आज क्या मालूम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आत्मा क्यों नहीं जग रहा है। आप सिवान में देखिए, इससे पहले भी कितने लोग मरे, अभी मर रहे हैं और बिहार में बिल्कुल ही मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। मौत हो गई है, इस पर क्या कहना है। दुखद घटना है, किसी कारण से किसी भी की मौत हो तो निश्चित रूप से यह दुखद है, पीड़ादायक घटना है। लेकिन अब सब लोगों को समझना चाहिए, शराब पीने से हानि ही हानि है। कोई अभी का अभी मर जाता है, कोई कुछ सालों के बाद बीमारी से ग्रस्त होकर मरेगा। तो शराब वर्जित करना चाहिए, लोगों को नहीं पीना चाहिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उन्हें बनाया है, क्या प्रशासन के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। ये शराब यहाँ बिक कैसे रहा है? शराबबंदी लागू है, शराब आखिर आ कहाँ से रहा है? शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है, लोग पी रहे हैं। इस घटना में संलिप्त है सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये हत्या है और हत्या के दोषियों पर हर हालत में सजा फांसी की होनी। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का बड़ा बयान आया है। जहरीली शराब से मौत का शराबबंदी से कोई संबंध नहीं। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं वहां भी इस तरह की घटनाएं होती है। दोषियों को सरकार सख्त सजा दिलाएगी, मनीष वर्मा का यह कहना है। चंद लोगों के निजी स्वार्थ के लिए लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया है। तो मनीष वर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कि शराबबंदी की वजह से लोगों की जान जा रही, बल्कि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर शराबबंदी नहीं दी है बावजूद। देखिए, जिम्मेवार इसमें जब खोजिएगा तो व्यवस्था में जो लोग हैं वो अपनी मुस्तैदी से तो लगे रहते हैं, लेकिन कुछ जो लोग हैं जो आर्थिक लाभ के लिए, इस तरह का पैसा कमाने के लिए जहरीली शराब बेचते हैं, ये उसके जिम्मेदार लोग हैं। और इसको कई लोग हैं जो शराबबंदी से जोड़ते हैं, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे शराब जारी है, शराबबंदी लागू नहीं है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जहरीली शराब पीने से 42 लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 2 साल पहले भी शराब कांड हुआ था, ऐसे में ये चिंता का विषय है। इसमें अंतर्राज्यीय शराब तस्करों की भूमिका है, प्रशासन इसे लेकर कार्रवाई करे, साथ ही सरकार की भी इस पर पूरी नजर है। It's a matter of deep concern and it has happened in my district about 2 years ago, a similar. And what information I have, it's an interstate operators who are involved in this. But I'm deeply concerned and we are very concerned about the death of so many poor people. More than 30. वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहरीली शराब से हो रही मौत पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी स्कूल, अंबेडकर स्कूल और आंगनबाड़ी में ऐसी घटना पर कोई बात नहीं होती। मांझी ने कहा कि बाहर से शराब की खेप आती है और जो पीते हैं उनकी मौत हो जाती है। मामले पर सरकार संवेदनशील है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुशासन की सरकार है, मरने की बात हम तो अभी कहा कि भाई जब अंबेडकर विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में और कहीं जगह आंगनबाड़ी योजना में जब कुछ होता है तो मरते हैं, तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये कॉमन चीज़ है। आता है, अगर कोई पीता है तो मर जाता है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसने परोसा उस पर कार्रवाई होगी और उसके लिए स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट लोग तैयार करवा रहे हैं। तो संवेदनशीलता यही ना सरकार की।
जहरीली शराब से हो रही मौत पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने दुख जाहिर किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार प्रभावी तरीके से काम कर रही, पूरी टीम बनी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है, तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर बताएं। शराब पार्टी में विवाद के बाद हत्या हुई। हत्या के बाद शव को सिकरहना नदी में फेंका गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम मृतक के शव की तलाश कर रही है। कुमार बाग के लोहियरिया की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां मृतक के शव की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्कूल बस की टक्कर से महिला की मौत की खबर है। नाराज भीड़ का हंगामा, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की गई। पटना के प्रतिष्ठित स्कूल संत माइकल स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। पटना दानापुर रोड 3 घंटे तक जाम रहा। सड़क जाम कर आगजनी तक की गई। मुआवजे की मांग को लेकर बवाल काटा गया है। पुलिस छावनी में दीघा इलाका तब्दील हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां स्कूल बस की टक्कर से महिला की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दानापुर दीघा रोड की ये तस्वीरें हैं। पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है संत माइकल स्कूल, जिसके बस से टकराकर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान चली गई, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने न सिर्फ सड़क जाम किया बल्कि जमकर बवाल काटा है, आगजनी तक की है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ मुआवजे की मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या अभी भी स्थिति में पहले से कोई नियंत्रण नजर नहीं आ रहा, और साथ ही साथ जो लोगों की मांग थी, क्या उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया? देखिए, आप तस्वीरों में देख सकती हैं, शाम हो गई है, अगजानी अभी भी की हुई है लोगों ने, वहां पर जो लोग मौजूद हैं, और वो जो मुआवजे की राशि है, भारी भरकम राशि की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जो कानून में प्रावधान होगा वही आपको मुआवजा मिलेगा ना। तो जो अधिकारी हैं वो कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि जो बिहार सरकार ने नियम बनाए हैं कि इस तरह की दुर्घटना पर इतनी राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी, तो ये मुआवजा हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग जो है वो भारी भरकम डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको कन्विंस करने की कोशिश लगातार जारी है। जो सदर एसडीओ हैं, डीएसपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनको समझाने बुझाने में जुटे हुए हैं ताकि सड़क जाम जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि संजय, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हादसे को लेकर ये सूचना मिली कि बस से टक्कर होकर महिला की मौत हो गई। क्या वो महिला स्कूल परिसर में ही आना चाह रही थी? वो कहाँ जा रही थी? क्या इस बाबत भी किसी तरह की कोई जानकारी? क्या वो भी किसी वाहन पर थी? देखिए, स्कूल के सामने वो पैदल जा रही थी। स्कूल के सामने से ही, ठीक गेट के सामने ये घटना हुई है, और इसके बाद स्कूल बस जो है वो स्कूल कैंपस में घुस गई और उसके पीछे पीछे लोगों की नाराज भीड़ घुस गई, जिसने स्कूल में तोड़फोड़ मचाया। हालांकि पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया, कई लोगों को पकड़ा गया है, और फिलहाल पुलिस सिचुएशन टैकल करने में लगी है ताकि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि कब तक स्थिति नियंत्रण में आती है। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। दीघा दानापुर रोड की ये तस्वीर है। पटना के संत माइकल स्कूल में ये घटना घटी है। बढ़ते आगे, गोपालगंज सिविल कोर्ट में गोली चलने के बाद हड़कंप मच गया। कोर्ट में पेशी के लिए आए कुख्यात अपराधी विशाल की हत्या के लिए अपराधियों ने गोली चलाई और फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। कुख्यात विशाल सिंह को कान के पास गोली लगी, जबकि कोर्ट में किसी काम से पहुंचे मुवक्किल गुलाब हुसैन के पेट में गोली लग गई। सुरक्षा बलों ने मौके से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस बरामद हुए। कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फायरिंग के बाद सिविल कोर्ट के वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। पुलिस पकड़े गए हमलावर से सख्ती के साथ पूछताछ करने में जुटी है। वहीं घायलों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सदर अस्पताल में भर्ती कर दिया है। फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें विशाल सिंह नाम का कुख्यात अपराधी, जो बहुत सारे केसेस में गोपालगंज और सिवान क्षेत्र में रहा है, इसको मारने का प्रयास किया गया। तो उसमें 2 लोगों को जख्मी हुए हैं, एक के पेट में गोली लगा है और विशाल सिंह के कान में लगा है। और हम लोग के द्वारा जिस व्यक्ति ने फायरिंग किया है उसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की और उसको भी हम लोग थाने पे लेकर के जा रहे हैं। फायरिंग का एक इंसिडेंट। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि कोर्ट परिसर, जो कि बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पर फायरिंग की घटना आखिर कैसे घटी?
कोर्ट परिसर में फायरिंग कैसे हुई और घटना के पीछे किसकी साजिश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे नजर आई। और एक अच्छी खबर, पटना जंक्शन के आसपास की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। लोगों को जाम से मुक्ति मिलने वाली है। पटना जंक्शन पर विदेश की तर्ज पर बन रहे सबवे भूमिगत रूट का युद्ध स्तर से निर्माण कार्य जारी है। पटना जंक्शन के ठीक सामने 68 करोड़ की लागत से बन रहे सबवे को मल्टी पार्किंग से जोड़ा जाएगा और इसके निर्माण के बाद एक्सेलरेटर और ट्रैवलेटर के सहारे लोग सीधे पटना जंक्शन से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच जाएंगे। पटना जंक्शन के सबवे का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राजधानी पटना में कुछ महीनों बाद अमेरिका और यूरोप सा नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि पटना जंक्शन के पास पहला अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण कार्य चल रहा है और सीएम नीतीश कुमार ने अभी सबवे निर्माण का जायजा भी लिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो है 440 मीटर सबवे का निर्माण चल रहा है। यह राजधानी का पहला भूमिगत सबवे होगा जिसमें एक्सीलेटर के साथ साथ ट्रैवलेटर की सुविधा मिलेगी, यानी अब गाड़ियों के साथ साथ जो पैदल यात्री हैं वो इस अंडरग्राउंड रूट के जरिए मल्टी लेवल पार्किंग तक सीधे पहुंच सकेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिलने वाली है। कहा जा रहा है कि दिसंबर तक बिहार सरकार जो है उद्घाटन करने के बाद बड़ा तोहफा देने वाली है बिहार वासियों को। और हम दिखा पा रहे हैं कि पटना जंक्शन एक छोर पर है। देखिए आपकी पटना जंक्शन आपको दिख रहा होगा और वहाँ से ठीक सामने ये सबवे का निर्माण चल रहा है और यहाँ से अंडरग्राउंड रूट होते हुए सीधे मल्टी लेवल पार्किंग तक जो है लोग पहुंच सकेंगे। तो ये मल्टी लेवल पार्किंग जो है बिहार वासियों के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि अब तक जाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और 2 लेन तैयार किए जा रहे हैं। जाहिर है 2024 में उम्मीद है कि दिसंबर तक बिहार सरकार बिहार वासियों को बड़ा तोहफा देगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर छपरा के